चलिए बाबा नेक्स्ट चैप्टर की रिवीजन करते हैं। आ जाइए नेक्स्ट चैप्टर में, चार्ज ऑफ जीएसटी। बड़ा मजा आएगा, बड़े ही मजेदार चैप्टर है, सुन लीजिए। हमने स्टार्ट किया चैप्टर नंबर 4 है ये, हमने स्टार्ट किया जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज से। सर गुड्स एंड सर्विस, अगर गुड्स एंड सर्विस सप्लाई कर दिया, अगर आपने सप्लाई इंटर स्टेट सप्लाई किया है या सप्लाई आपने इंट्रा स्टेट किया है, सर इंटर स्टेट सप्लाई अगर आपने किया है तो सर आईजीएसटी लेवीड हो जाता है, इंपोज हो जाता है। अगर इंट्रा स्टेट किया है तो सीजीएसटी लेवीड हो जाता है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अब सुनिए, गुड्स का डेफिनेशन हमने सीखा सेक्शन नंबर 252 में, सर्विस का डेफिनेशन हमने सीखा 2102 में, सप्लाई का डेफिनेशन सेक्शन नंबर 7 में सीखा, सप्लाई का डेफिनेशन सेक्शन नंबर 8 में सीखा। अब सुनिए, इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन का जब बात होता है, इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन सेक्शन नंबर 7 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट में बोला गया है, एंड सर इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन सेक्शन नंबर 8 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट में बोला गया है। अब सर जब भी एक सप्लाई गुड्स एंड सर्विस अगर सप्लाई हो रहा है इंटरस्टेट तो आईजीएसटी लेवी होगा। किसने बोला ऐसा बात कि सर गुड्स एंड सर्विस अगर इंटरस्टेट सप्लाई होगा आईजीएसटी लेवी होगा? सेक्शन नंबर 5 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट जो है, सेक्शन नंबर 5 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट जो है वो बात करता है इसके बारे में। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद किसने बोला गुड्स एंड सर्विस जब भी सप्लाई होगा अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो सीजीएसटी लगेगा? किसने बोला? सर सेक्शन नंबर 9 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट ने बोला, जो अब हम पढ़ने वाले हैं। आजा बेटा आजा, सेक्शन नंबर 9 हम पढ़ेंगे जिसमें है सेक्शन नंबर 9(1), सेक्शन नंबर 9(2), सेक्शन नंबर 9(3), सेक्शन नंबर 9(4) एंड सेक्शन नंबर 9(5). याद रखना बेटा, ये चैप्टर से एक 6 मार्क का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% आएगा, करके जाना है मजे से। चलिए पढ़ लेते हैं फटाफट। सेक्शन नंबर 9(1) क्या बोलता है? कुछ नहीं, सेक्शन नंबर 9(1) यही बोलता है कि जब भी गुड्स एंड सर्विस सप्लाई होगा, अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा, गुड्स एंड सर्विस सप्लाई हो रहा है, इंट्रा स्टेट सप्लाई हो रहा है तो सीजीएसटी लगेगा। ठीक है सर, गुड्स एंड सर्विस जब भी सप्लाई होगा इंट्रा स्टेट तो जीएसटी लगेगा, जीएसटी लगेगा, लेकिन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे नहीं लगेगा। ठीक है सर, उसके बाद अब जब जीएसटी लगेगा तो जीएसटी कैसे कैलकुलेट करोगे? वैल्यू ऑफ सप्लाई इनटू रेट ऑफ टैक्स। तो गवर्नमेंट ने बोला ये जो वैल्यू आपको डिटरमाइन करना है, ये सेक्शन नंबर 15 लगाते हुए वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। सर ये रेट ऑफ टैक्स कौन सा लगाना है? तो सेक्शन नंबर 9(1) में गवर्नमेंट ने बोला मैक्सिमम रेट जो सीजीएसटी का हो सकता है वो हो सकता है 20%। इस रेट को हम नोटिफाई कर देंगे, गवर्नमेंट नोटिफाई कर देगा, जो रेट गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा वो रेट लगेगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अब एक बार आपने वैल्यू 15 से डिटरमाइन किया, रेट जो गवर्नमेंट ने बोला वो लगाया, जीएसटी जब सेल किया कुछ भी गुड्स या सर्विस तो जीएसटी चार्ज कर लिया, करेक्ट, वैल्यू पे वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ टैक्स, जीएसटी आ गया। बेटा कर ले कलेक्ट और गवर्नमेंट को पे कर दे अगर तू है एक टैक्सेबल पर्सन। बस इतना ही तो बोला हुआ है सेक्शन नंबर 9(1) में, कुछ नहीं है, टोटल बकवास। सेक्शन नंबर 9(1) बस इतना ही बोलता है कि सर जब भी सप्लाई करोगे जीएसटी लगेगा, वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ टैक्स करना, जीएसटी कैलकुलेट होगा, कलेक्ट करना बकरे से, बकरा मतलब कस्टमर से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दे देना। अगर आप एनजीआरसी मतलब नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल, नालायक निमोनिक्स का शीट साइड में रख। ठीक है सर, उसके बाद कलेक्ट करना और पे कर देना अगर आप एक टैक्सेबल पर्सन हो। सर अगर मैं टैक्सेबल पर्सन नहीं हूं तो कलेक्ट करके पे नहीं करूंगा, अगर टैक्सेबल पर्सन हूं तो लूंगा सामने वाले कस्टमर से और गवर्नमेंट को पे कर दूंगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद सेक्शन नंबर 9(2) आता है, बोल बेटा बोल। एचपी मैन क्या था? हाई स्पीड डीजल, पेट्रोलियम क्रूड, मोटर स्पिरिट, एविएशन टरबाइन फ्यूल एंड नेचुरल गैस, इन पे जीएसटी आएगा, लेकिन तब आएगा जब गवर्नमेंट नोटिफाई कर देगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल। ये टोटल बकवास किसने बोला है? 9(2) ने बोला है। आ जाइए अब हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 9(3). सेक्शन नंबर 9(3) रिवीजन पढ़ ले। सेक्शन नंबर 9(3) बात करता है आरसीएम ऑन नोटिफाइड सर्विसेज। आरसीएम क्या होता है? आरसीएम तब होता है जब रिसिपिएंट रिवॉर्ड चार्ज में जीएसटी पे करता है। तो सेक्शन नंबर 9(3) में नोटिफाई की गई है सर्विसेज जिन पे जीएसटी कौन पे करेगा? रिसिपिएंट पे करेगा। तो पहला ट्रांजैक्शन इधर आता है जीटीए का ट्रांजैक्शन। क्या आपको याद है जीटीए 2 तरह के होते थे? सर अगर मैं एक अनऑर्गेनाइज जीटीए हूं, अगर मैं एक अनऑर्गेनाइज किस्म का जीटीए हूं तो सर गवर्नमेंट क्या बोलता था?
गवर्नमेंट बोलता था अगर आप अनऑर्गेनाइज टाइप ऑफ जीटीए हो जिसको जीएसटी कलेक्ट करके पे करने का मन नहीं है तो आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ऑप्ट कर सकते हो। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अगर ऑप्ट करोगे तो आपसे जो सर्विसेज लेंगे रिसिपिएंट जीएसटी अंडर आरसीएम पे करेंगे। और एक जीटीए था जो 12% फॉरवर्ड चार्ज में हुआ करता था, वो क्या करते थे, वो 12% में फॉरवर्ड चार्ज में कलेक्ट करते थे और गवर्नमेंट को पे करते थे और उनको सारा इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मिलता था। लेकिन अगर एक ऐसा जीटीए होता था जो रिवर्स चार्ज के लिए ऑप्ट करता था तो उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं मिलता था और सामने वाला पार्टी रिवर्स चार्ज में 5% जीएसटी पे करता था। चलिए डिस्कशन जीटीए का फटाफट बता देता हूं, सुन लीजिए। जीटीए का सर्विसेज यहां बोल रहा हूं मैं, सुन बेटा सुन, जो भी डायग्राम जो भी चीज बनाऊं कुछ पसंद आए फटाफट फोटो लेके रखने का, ठीक है, टक करके फोटो लेने का, रात को आराम से बैठ के बनाने का, ठीक है सर। अभी सुनिए जीटीए, किस जीटीए की बात कर रहे हैं हम, रिवर्स चार्ज में 5% जो आरसीएम वाला जीटीए होता है, ठीक है सर। अब जीटीए दो लोगों को सर्विस दे सकते हैं, एक होता है रजिस्टर्ड पर्सन, एक होता है रजिस्टर्ड पर्सन, एक होता है अनरजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है सर। अब रजिस्टर्ड पर्सन भी हो सकता है, अनरजिस्टर्ड पर्सन भी हो सकता है। अगर एक व्यक्ति रजिस्टर्ड पर्सन है तो आपको देखना है कि रजिस्टर्ड पर्सन कौन सा है। अगर टीडीएस डिडक्टर रजिस्टर्ड पर्सन है, जो टीडीएस डिडक्टर का रजिस्ट्रेशन ले रखा है, सर टीडीएस डिडक्टर में 4 लोग होते हैं, एक होता है डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, बी कैटेगरी होता है लोकल अथॉरिटी एंड सी कैटेगरी होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, गवर्नमेंटल अथॉरिटी, ठीक है सर। डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी एंड गवर्नमेंटल अथॉरिटी। उसके अलावा डी कैटेगरी होता है जो नोटिफाइड कैटेगरी होता है, ठीक है सर। उसके बाद रजिस्टर्ड पर्सन, अदर रजिस्टर्ड पर्सन भी होते हैं, अदर रजिस्टर्ड पर्सन भी होते हैं, ठीक है सर। अब उसके बाद जब जीटीए सर्विसेज देता है, जीटीए जब सर्विसेज देता है तो सर अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर देता है तो आपको ध्यान में रखना है, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन एफ बी एस सी ओ पी है, देखिए अगर ये एफबी स्कूप जो है ये अगर रजिस्टर्ड है तो सर रजिस्टर्ड में तो वो अदर रजिस्टर्ड पर्सन में आ जाएंगे, ठीक है सर। अब सुनिए, अगर जीटीए सर्विसेज देता है अनरजिस्टर्ड पर्सन को, जो एक फैक्ट्री है जो फैक्ट्रीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, ठीक है सर, जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है ये देखिए यहां तो रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी, ठीक है, या अनरजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी है, लेकिन सर वो एक फैक्ट्री है जो फैक्ट्रीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, बड़ी फैक्ट्री है, एक बॉडी कॉर्पोरेट है, बॉडी कॉर्पोरेट है, या सर एक सोसाइटी है, सोसाइटी जो सोसाइटीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, या सर एक पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर जीटीए ये है एफ बी एस सी ओ पी, पार्टनरशिप फॉर्म में ध्यान रखिएगा, चाहे पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड, देखिए ये सारे तो रजिस्टर्ड होने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा अगर पार्टनरशिप फॉर्म है तो पार्टनरशिप फॉर्म चाहे रजिस्टर्ड हो, चाहे अनरजिस्टर्ड हो, चाहे एलएलपी हो, चाहे सर एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो, सारे को इंक्लूड किया है पार्टनरशिप फॉर्म में, ठीक है सर। उसके अलावा अनरजिस्टर्ड पर्सन, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो अनरजिस्टर्ड होते हैं हैंडीक्राफ्ट वाले वो भी हो सकते हैं, उसके अलावा अदर अनरजिस्टर्ड पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है सर। पॉइंट क्लियर है। अब सुनिए, इन्होंने बोला जब भी जीटीए 5% वाला रिवर्स चार्ज वाला जीटीए होगा तो सर क्या होगा इस केस में, इस केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, आरसीएम लगेगा, इधर भी आरसीएम लगेगा, इधर भी आरसीएम लगेगा, इधर भी आरसीएम, उसके बाद सर उसके बाद इधर भी आरसीएम, इधर भी आरसीएम। अब सुनिए, अब इधर आरसीएम इतना बोल दिया था गवर्नमेंट ने, ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद गवर्नमेंट के पास डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी वाले गए, डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी गवर्नमेंटल अथॉरिटी जो एबीसी कैटेगरी वाले होते हैं टीडीएस डिडक्टर, वो गए और बोले हमने तो टीडीएस डिडक्टर का रजिस्ट्रेशन लिया है गवर्नमेंट, हम तो गवर्नमेंट के लोग हैं, हमसे क्या रिवर्स चार्ज में पे करा रहे हो। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है चल बेटा रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा तो याद रखना कभी भी अगर रिवर्स चार्ज नहीं होता है तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगता है। अब सुनिए, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा तो जीटीए पे आ जाएगा, जीटीए बोलता है मैं तो ऑप्ट ही किया हूं फॉरवर्ड चार्ज में नहीं पे करूंगा, तो गवर्नमेंट ने बोला चल इस सर्विस को एग्जाम कर देते हैं। तो जब भी जीटीए रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस देगा वो टीडीएस डिडक्टर है पहले 3 कैटेगरी वाला, तो सर उस केस में जीएसटी को एग्जाम कर दिया गया है। डन सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद अगर नोटिफाइड कैटेगरी वाले टीडीएस डिडक्टर है तो रिवर्स चार्ज लगेगा, अदर अनरजिस्टर्ड पर्सन है रिवर्स चार्ज लगेगा, रिवर्स चार्ज ये सारे लगेंगे, ठीक है सर। अब सुनिए,
कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अगर है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अगर है, अनरजिस्टर्ड है, अगर उसे रिवर्स चार्ज में टैक्स देना पड़ा तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। वो गए रोने लगे गवर्नमेंट के सामने, तो गवर्नमेंट ने बोला चल बेटा तू भी जी ले अपनी जिंदगी, तू भी जीएसटी रिवर्स चार्ज में पे मत कर, फॉरवर्ड चार्ज में जीटीए भी नहीं करेगा, तो गवर्नमेंट ने इसको एग्जाम कर दिया। और समझ लीजिए आप हो, आप घर की शिफ्टिंग करा रहे हो, जीटीए का सर्विसेज लिया है, तो क्या आप जीएसटी अंडर आरसीएम पे करोगे? गवर्नमेंट ने बोला अंगूर खट्टे हैं, मिलेगा तो नहीं टैक्स। तो अनरजिस्टर्ड पर्सन, अदर अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर कोई है तो उस केस में भी गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर दिया है। डन सर, ये पॉइंट क्लियर हो गया है। सुन लीजिए, फिर से बोल रहा हूं, जो बच्चे लिखने में उस्ताद है, लिखने की कोशिश कर रहे हैं, बेटा फोटो ले ले, इतना टेंशन मत ले, ठीक है। अब सुन, तो जीटीए जब भी सर्विस देगा 5% वाला जीटीए अगर रजिस्टर्ड पर्सन को देगा तो याद रखना टीडीएस डिडक्टर हो या अदर अनरजिस्टर्ड पर्सन, अदर रजिस्टर्ड पर्सन हो। टीडीएस डिडक्टर एबीसी कैटेगरी वाले हैं तो सर एग्जम्पशन है। अदर टीडीएस डिडक्टर के केस में, अदर टीडीएस डिडक्टर्स के केस में आरसीएम लगेगा। सर अदर रजिस्टर्ड पर्सन के केस में आरसीएम लगेगा, ठीक है। उसके बाद अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर कोई है, अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर कोई है जो फैक्ट्री रजिस्टर्ड अंडर फैक्ट्रीज एक्ट, बॉडी कॉर्पोरेट, सोसाइटी रजिस्टर्ड, कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड, पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड हो, अनरजिस्टर्ड हो, एओपी इंक्लूडेड है, एलएलपी इंक्लूडेड है, सब में आरसीएम लग जाएगा। लेकिन सर अगर जीटीए अनरजिस्टर्ड है अंडर जीएसटी और वो जीटीए अगर सर्विसेज दे रहा है टू अनरजिस्टर्ड पर्सन और अनरजिस्टर्ड पर्सन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, जो अनरजिस्टर्ड है या अदर अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो भी एग्जम्पशन है। आई होप ये पॉइंट 100% क्लियर है। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? जहां जहां रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है ध्यान रखिएगा, अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन है तो आप रिवर्स चार्ज में आराम से दे दोगे। अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी हो तो बेटा कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और जीएसटी रिवर्स चार्ज में पे करना पड़ेगा। डन है ये पॉइंट? डन है ये पॉइंट? हां सर ये पॉइंट क्लियर है। अब सुनिए, जहां जहां मैंने रिवर्स चार्ज बोला, जहां जहां मैंने रिवर्स चार्ज बोला, अगर समझ लीजिए ये जीटीए वो नहीं है जो रिवर्स चार्ज ऑप्ट किया है, अगर रिवर्स चार्ज होगा तो 5% आरसीएम लगेगा, करेक्ट, ठीक है। अगर ये वो जीटीए है, अगर वो जीटीए है जो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में चार्ज करते हैं जीएसटी, तो सर देखिए यहां पे तो एग्जम्प्ट रहेगा। अगर ये फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म 12% फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म वाला जीटीए है तो सर इधर तो एग्जम्प्ट रहेगा। इधर जीटीए फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में 12% चार्ज करेगा, इधर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, इधर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, इधर भी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, इधर भी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, इधर भी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, इधर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, इधर एग्जम्प्ट और इधर एग्जम्प्ट रहेगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर है, ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अब सुनिए अमेंडमेंट क्या हुआ जीटीए में, अमेंडमेंट क्या हुआ जीटीए में वो सुन लीजिए, बहुत बहुत जरूरी है, सुन लीजिए। जीटीए गए, आप मुझे एक बात बताइए, समझ लीजिए आपको जीटीए का सर्विसेज चाहिए, ठीक है। आप मेरे पास आए, मैंने बोला 12% जीएसटी चार्ज करूंगा, ठीक है। आप एक और जीटीए के पास गए, उसने बोला 5% में आप रिवर्स चार्ज में पे करोगे। 1 लाख का ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस था, मैं 1 लाख पे आपसे कितना चार्ज करूंगा? 12,000 रुपए जीएसटी चार्ज करूंगा, करेक्ट। आप जिस जीटीए के पास गए उसने बोला सर 5% में रिवर्स चार्ज में पे करना पड़ेगा। समझ लीजिए आप एक रजिस्टर्ड पर्सन है, आप मेरे पास आओगे या उसके पास जाओगे? आप बोलोगे सर आप तो 12,000 रुपए लगा रहे हो, ठीक है, मुझे आईटीसी मिलेगा, मुझे क्रेडिट इतना चाहिए ही नहीं, और मैं अगर उससे सर्विस लूंगा ना सर तो मुझे सिर्फ 5% रिवर्स चार्ज में पे करना पड़ेगा। तो आप किसके पास जाओगे? आप हमेशा 5% रिवर्स चार्ज वाले जीटीए के पास जाओगे। तो क्या हो रहा था, लोग 5% वाले, सुनिए, लोग 5% वाले जीटीए के पास हमेशा जा रहे थे, 5% रिवर्स चार्ज वाले जीटीए के पास, और 12% फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में जो चार्ज कर रहा है उसके पास नहीं आ रहे थे। तो अगर मैं एक ऐसा जीटीए हूं जो 12% फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में चार्ज करता हूं तो सर आप मेरे पास नहीं आओगे, आप बोलोगे सर आप तो बहुत ज्यादा जीएसटी लगा रहे हो, हम उनके पास जाएंगे जहां हमें 5% रिवर्स चार्ज में पे करना पड़ता है। एंड हेंस गवर्नमेंट ने फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में भी 2 ऑप्शन दे दिए। अगर मैं एक जीटीए हूं जो रिवर्स चार्ज ऑप्ट करता है कि सर मुझे रिवर्स चार्ज में ही रहना है, तो बेटा तू जब रजिस्ट्रेशन लेगा रिवर्स चार्ज में है, ठीक है, 5% रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म रिसिपिएंट पे करेगा। लेकिन अगर आप चाहो तो आप जब फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ऑप्ट कर लेते हो तो आपके पास अब 2 ऑप्शन आ गए हैं। गवर्नमेंट बोलता है अगर आप चाहो तो आप कोई ट्रांजैक्शन के ऊपर 12% भी चार्ज कर सकते हो, और फॉरवर्ड चार्ज में अब नया पॉइंट क्या है कि आप
5% फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में भी 5% फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में भी चार्ज कर सकते हो, ताकि आपका कस्टमर भागे नहीं। तो सर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में मैं कोई ट्रांजैक्शन पे 12 भी चार्ज कर सकता हूं, मैं 5% भी चार्ज कर सकता हूं। तो सर जीटीए तो फिर हर समय 5% ही चार्ज करेगा फॉरवर्ड चार्ज में। सुन ले बेटा, अगर मैं 12% जीएसटी चार्ज करूंगा तो उन चीजों तो जो भी इनपुट खरीदूंगा उसका मुझे आईटीसी मिलेगा। अगर मैं 5% फॉरवर्ड चार्ज में चार्ज करूंगा, देखिए रिवर्स चार्ज वाले को तो कोई क्रेडिट नहीं मिलता, लेकिन अगर फॉरवर्ड चार्ज में अब देखें तो फॉरवर्ड चार्ज में अब दो ऑप्शन आ गए हैं। अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन सर्विस देता हूं, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, तो मैं या तो 12% भी चार्ज कर सकता हूं और कुछ ट्रांजेक्शन पे मैं 5% भी चार्ज कर सकता हूं। तो सर अगर मैंने 12% चार्ज किया है, उन ट्रांजेक्शन का मुझे रिलेटेड आईटीसी मिलेगा। अगर मैंने फॉरवर्ड चार्ज में 5% चार्ज किया है तो उन ट्रांजैक्शन रिलेटेड मुझे आईटीसी नहीं दिया जाएगा। याद रखिएगा ये पॉइंट। नया अमेंडमेंट क्या है, अब जीटीए के पास और एक ऑप्शन आ गया है। जो जीटीए 12% फॉरवर्ड चार्ज में चार्ज करते थे, वो अब क्या कर सकते हैं, 5% फॉरवर्ड चार्ज में भी चार्ज कर सकते हैं। अगर वो 5% फॉरवर्ड चार्ज में चार्ज करेंगे तो सर उन ट्रांजैक्शन रिलेटेड उन्हें आईटीसी नहीं मिलेंगे। क्या ये पॉइंट 100% क्लियर है? क्या ये अमेंडमेंट वाला पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़े। फोटो ले ले बेटा, अगर फोटो खींचने का मन है तो खींच मेरी फोटो, मेरी नहीं बाबा, फोटो खींच तू चार्ट का। डन है पॉइंट? हाँ, तो अमेंडमेंट क्या आया इस चैप्टर में? अमेंडमेंट कुछ नहीं आया। जीटीए सर्विसेज में आप क्या बोल दिया है कि जीटीए के पास और एक ऑप्शन है। अगर जीटीए चाहे तो 5% फॉरवर्ड चार्ज में, कुछ ट्रांजैक्शन पे 12% चार्ज कर सकता है, कुछ ट्रांजैक्शन पे 5% चाहे तो भी चार्ज कर सकता है, ताकि उसके कस्टमर भाग के रिवर्स चार्ज वाले के पास ना चले जाए। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। तो जीटीए का ट्रांजैक्शन मैंने आपको पूरा कवर करा दिया है। अब देखिए ये जो अमेंडमेंट आया ये क्या बोल रहा है। सर टीडीएस डिडक्टर में तो एग्जाम्प्ट है, ये तो ऑलरेडी पुराना है। अमेंडमेंट बोलता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगेगा। अगर जीटीए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगेगा, अगर सप्लायर ने रजिस्ट्रेशन लिया और बोला मैं जीएसटी फॉरवर्ड चार्ज में चार्ज करूंगा, चाहे आप फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म पर 12% चार्ज कीजिए, चाहे आप फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में 5% चार्ज कीजिए, और सप्लायर ने क्या किया है, टैक्स इनवॉइस इशू किया है, और जब टैक्स इनवॉइस इशू कर रहा है उसमें एक डिक्लेरेशन भी दे रहा है कि सर मैं जीएसटी फॉरवर्ड चार्ज में चार्ज कर रहा हूं, आपको रिवर्स चार्ज में देने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। देखिए स्टैट्यूटरी अपडेट में जब आप जाओगे, स्टैट्यूटरी अपडेट में भी ये पॉइंट यहां पे मैंने दिया है। जब आप चार्ज ऑफ जीएसटी वाले चार्ट में जाओगे, ये रहा, देखिए विथ इफेक्ट फ्रॉम, ये रहा विथ इफेक्ट फ्रॉम, क्या डेट है 18/7। जीटीए के पास अब ऑप्शन है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में 12% जीएसटी फॉरवर्ड चार्ज में चार्ज कर सकता है एंड 5% जीएसटी भी फॉरवर्ड चार्ज में चार्ज कर सकता है, लेकिन 12% चार्ज करेगा तो उन ट्रांजैक्शन रिलेटेड आईटीसी मिलेगा, और सर 5% वाला चार्ज करेगा अगर फॉरवर्ड चार्ज में तो आईटीसी नहीं मिलेगा। आरसीएम में भी आईटीसी, आरसीएम जब 5% होता है, आरसीएम का केस में तो एनीवेज आईटीसी नहीं मिलता है। डन सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। आ जाइए बाबा, मैंने अमेंडमेंट को भी कवर कर लिया। अब सुनिए उसके बाद जो आगे वाला पॉइंट आता है, वो सर किसकी बात करता है? आगे वाला पॉइंट बात करता है एडवोकेट, फर्म ऑफ एडवोकेट और सीनियर एडवोकेट एंड आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के बारे में। सुनिए, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन में एग्जम्पशन चैप्टर में करूंगा। जब एग्जम्पशन चैप्टर में जाएंगे तो और मिल बांट के बात करेंगे। अभी मैं आपको इतना ही बोलना चाहता हूं, अगर एक एडवोकेट है या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है, देखिए एक एडवोकेट या सीनियर एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट अगर सर्विस देता है, सुनिए, एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट अगर बिजनेस एंटिटी को सर्विस देता है, रिवर्स चार्ज कब आएगा उतना ही बता रहा हूं। सुनिए, बाकी सब केस में एग्जम्पशन है। अगर आप एडवोकेट, फर्म ऑफ एडवोकेट और सीनियर एडवोकेट की सर्विस लेते हो और आप एक बिजनेस एंटिटी हो जिसका लास्ट ईयर का टर्नओवर ग्रेटर देन रजिस्ट्रेशन लिमिट है, तो सर आप बीइंग ए बिजनेस एंटिटी जिसका लास्ट ईयर का टर्नओवर मोर देन रजिस्ट्रेशन लिमिट है, तो करंट ईयर में अगर आपने एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट, फर्म ऑफ एडवोकेट की सर्विस ली है तो आप जीएसटी अंडर आरसीएम पे करोगे। बाकी सारे केसेस में जीएसटी एग्जम्प्ट है। एग्जम्पशन चैप्टर में और बात करेंगे। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, देखिए एक होता है ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश्ड अंडर लॉ। ट्रिब्यूनल जो एस्टैब्लिश्ड अंडर लॉ होता है उसकी ट्रांजैक्शन उसके साथ जो भी ट्रांजैक्शन होती है सर, वो नाइदर उसकी जो सर्विस होती है वो नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस होती है। अब ये जो ट्रिब्यूनल है ये एक प्राइवेट ट्रिब्यूनल है। अगर प्राइवेट ट्रिब्यूनल जिसे हम आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बोलते हैं,
प्राइवेट ट्रिब्यूनल जिसे हम आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बोलते हैं, वो अगर सर्विस देता है, बिजनेस एंटिटी जिसका एग्रीगेट टर्नओवर ग्रेटर देन रजिस्ट्रेशन लिमिट है इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो करंट ईयर में अगर आपने आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की सर्विसेज ली है तो सर उस केस में भी आपको जीएसटी अंडर आरसीएम पे करना पड़ेगा। बाकी जब भी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल सर्विसेज देगा, सर लास्ट ईयर का टर्नओवर लेस देन रजिस्ट्रेशन लिमिट था, सर बिजनेस एंटिटी है ही नहीं, उसको आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल सर्विस दी, वो सारे हमेशा एग्जेम्प्ट रहेंगे। तो एडवोकेट हो, सीनियर एडवोकेट हो, फर्म ऑफ एडवोकेट हो या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल हो, हमेशा याद रखिएगा सर्विस दिया बिजनेस एंटिटी को, नंबर 2 जिसका टर्नओवर लास्ट ईयर में रजिस्ट्रेशन लिमिट से ज्यादा था, मतलब लास्ट ईयर में उसका रजिस्ट्रेशन लिमिट से ज्यादा था तो लास्ट ईयर में उसने रजिस्ट्रेशन लिया होगा। करंट ईयर में अगर कोई एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट, फर्म ऑफ एडवोकेट या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का सर्विस लेगा तो सर रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करेगा। उसके अलावा जितने भी एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट, फर्म ऑफ एडवोकेट, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के सर्विसेज है वो एग्जम्पशन में कवर्ड है, एग्जम्पशन चैप्टर में और रेफर करेंगे। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है स्पॉन्सरशिप सर्विस। देखिए बाबा एक बात का ध्यान रखिएगा, एग्जाम में एक बच्चा गलती 9(3) में कब करता है, 9(3) में जो सप्लायर और रिसिपिएंट की बात बोली हुई है कि सर अगर आपने स्पॉन्सरशिप सर्विस दी, बॉडी कॉर्पोरेट रिसिपिएंट है या पार्टनरशिप फर्म अगर रिसिपिएंट है तो ही रिवर्स चार्ज आएगा। आपको एग्जाम में रिसिपिएंट का ध्यान रखना है। ठीक है सर, तो स्पॉन्सरशिप सर्विसेज अगर बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म को दी जा रही है जो टैक्सेबल टेरिटरी में है, तो हमेशा याद रखिएगा जो ये बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म है ये जीएसटी अंडर आरसीएम देंगे। सो सर अगर स्पॉन्सरशिप सर्विसेज इन दोनों को छोड़ के किसी और को दिया गया तो रिवर्स चार्ज है नहीं, रिवर्स चार्ज नहीं है तो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, अनलेस कोई एग्जम्पशन है, एग्जम्पशन कुछ है नहीं। तो सर जब भी स्पॉन्सरशिप सर्विसेज बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म को दिया जाएगा तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। उसके बाद आ जाइए, आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए, ये जो गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विस है ना, ये जो 2 गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विस है, इनको मैं जब मैं एग्जम्पशन पढ़ाऊंगा ना तब इनको डिटेल में कवर करूंगा, क्योंकि इन दोनों पार्ट में एक छोटा सा एग्जम्पशन है। अभी के लिए मैं इतना बोल देता हूं, अभी के लिए मैं थोड़ा छोटा में बोल देता हूं। ठीक है सर, अभी के लिए इतना ही ध्यान रखिएगा, इन दोनों को एग्जम्पशन चार्ट के साथ अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, जब एग्जम्पशन पढ़ेंगे। अब सुनिए, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी अगर पीएआईटी की सर्विसेज को छोड़ के, पीएआईटी की सर्विसेज छोड़ के, सर पीएआईटी मतलब पोस्ट, पी फॉर पोस्ट, ठीक है सर, ए फॉर एयरपोर्ट और पोर्ट रिलेटेड सर्विस, आई फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विस एंड टी फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर। सुन लीजिए फिर से, पोस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विसेज, ए फॉर एयरपोर्ट और पोर्ट रिलेटेड सर्विस, आई फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विस एंड ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड सर्विस। इनको छोड़ के अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट अगर बिजनेस एंटिटी जिसका लास्ट ईयर का टर्नओवर मोर देन रजिस्ट्रेशन लिमिट था उसको अगर कोई भी सर्विस देता है तो बिजनेस एंटिटी जीएसटी अंडर आरसीएम देगी। उसके बाद यहां पे लिखा हुआ है ये इमूवेबल प्रॉपर्टी, मैंने आपको बोला था इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए गवर्नमेंट ने 5A इंसर्ट किया और बोला सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का रेंटिंग करता है टू ए रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी, बेटा यहां पे बिजनेस एंटिटी लास्ट ईयर का टर्नओवर नहीं बोला है, अगर रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी को देता है तो ही रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आएगा। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, सुनिए, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी या यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट अगर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कर रहा है और अगर अनरजिस्टर्ड कोई पर्सन है तो सर उस केस में याद रखिएगा बिजनेस एंटिटी का केस में रिवर्स चार्ज है, अगर रिवर्स चार्ज नहीं है तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म है, क्योंकि कोई एग्जम्पशन नहीं है यहां पे। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है 5AA जो एक पॉइंट ऑफ अमेंडमेंट है। देखिए ये चार्ट में 3 अमेंडमेंट है, एक जीटीए वाला अमेंडमेंट है, एक पोस्ट वाला अमेंडमेंट है जो गवर्नमेंट का एग्जम्पशन रिलेटेड चार्ट में मैं कवर करूंगा। ठीक है सर, उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है ये थर्ड अमेंडमेंट। थर्ड अमेंडमेंट क्या बोल रहा है सर, सुनिए, यहां बोला गया है एनी पर्सन जो रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग कर रहा है और रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है तो सर उसमें भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म गवर्नमेंट ने इंपोज कर दिया है। सर ये तो समझ में आ रहा है कि सर क्या होता है एनी पर्सन, तो मैं आपको अमेंडमेंट बुकलेट से 3 क्वेश्चन जो मैंने यहां पे डाले हैं वो दिखाना चाहता हूं। सुनिए, जब भी एक व्यक्ति सप्लायर एनी पर्सन है, बाबा बेटा सप्लायर एनी पर्सन, ठीक है सर, रिसिपिएंट कौन है, रिसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन, सप्लायर एनी पर्सन चाहे रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो। नंबर 1 सप्लायर रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड, नंबर 2 रिसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है, नंबर 3 अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी दिया है,
अगर रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग है, तो सर रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग अगर है तो सर उस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। नंबर 1, एनी पर्सन, चाहे देने वाला रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद रिसिपिएंट जो है वो रजिस्टर्ड पर्सन है। रिसिपिएंट कौन है? रजिस्टर्ड पर्सन है। बेटा अभी एकदम चुपचाप सुनिए, जितना आप एक दूसरे से बात करोगे उतना टाइम वेस्ट करोगे, चुपचाप सुनते रहिए अभी। ओके सर, सप्लायर रजिस्टर्ड है, सप्लायर रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो। रिसिपिएंट क्या है? रिसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है। तो हमेशा याद रखिएगा इस केस में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर दिया गया है, किसको दिया गया है? रजिस्टर्ड पर्सन को, और वो अपना बिजनेस एक्सपेंस क्लेम कर रहा है, तभी तो आप बोलोगे ना। अब सुनिए, मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूं, ठीक है, मेरा ओनर मुझे घर दिया, ठीक है, कौन है? लैंडलॉर्ड है, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड है, कोई बात नहीं। रिसिपिएंट कौन है? मैं हूं, मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूं। उसने मुझे ये प्रॉपर्टी दिया है, मैं ये प्रॉपर्टी में क्लासेस लेता हूं, मैं इसे अपना बिजनेस एक्सपेंस क्लेम करता हूं, तभी बोला जाएगा कि मैं रजिस्टर्ड पर्सन अपने बिजनेस में जो इस रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का खर्चा दिखा रहा हूं उस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए, मेरा ओनर मुझे घर दिया, ओनर इज रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड डजंट मैटर, एनी पर्सन, आई एम ए रजिस्टर्ड पर्सन, लेकिन सर ये जो घर है ये मैंने प्योरली अपने रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज किया है, इसका जो खर्चा है वो ड्राइंग्स में दिखाया है, कोई बिजनेस एक्सपेंस नहीं दिखाया है, तो सर क्या रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा? आप मुझे बताइए, क्या रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा? सप्लायर अनरजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड, एनी पर्सन, रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है, लेकिन सर ये जो प्रॉपर्टी है इसका खर्चा मैंने बिजनेस एक्सपेंस दिखाया ही नहीं है, तो सर अगर बिजनेस एक्सपेंस दिखाया ही नहीं है तो पर्सनल नेचर का ट्रांजैक्शन हो गया, इस पे रिवर्स चार्ज नहीं आएगा। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया है। यस, डन है? यस सर, पॉइंट क्लियर है। याद रखिएगा, अगर समझ लीजिए एनी पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन को दिया, ठीक है, अब सुनिए, ऊपर मैंने बिजनेस एक्सपेंस क्लेम किया था, मैंने अपने एम्प्लॉयज को रख दिया इस घर में, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगा। मैंने एक्सपेंस को ड्राइंग्स की तरह दिखाया है, मैंने अपने रहने के पर्पस के लिए इस घर को यूज किया है, उस केस में एग्जम्पशन है, तो सर उस केस में कोई, देखिए उस केस में एग्जम्पशन एंट्री अप्लाई करेगा, उस केस में रिवर्स चार्ज नहीं आएगा। उसके अलावा सर एनी पर्सन अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को देता है तो सर कोई रिवर्स चार्ज है ही नहीं, तो एग्जम्पशन है। सर चाहे अनरजिस्टर्ड पर्सन अपने पर्पस के लिए, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज करे, ऑफिस के बंदों को, एम्प्लॉयज वगैरह के लिए यूज कर ले, ऑफिस का मैनेजर डायरेक्टर वगैरह को घर दे दे रहने के लिए, अनरजिस्टर्ड है ना बेटा, तो अनरजिस्टर्ड पर्सन का केस में रिवर्स चार्ज नहीं आता है। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। 3 चीजों का ध्यान रखिएगा, एनी पर्सन, नंबर 2 रिसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है, नंबर 3 रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हुआ है। अब ये जो रजिस्टर्ड पर्सन को दिया है, रजिस्टर्ड पर्सन क्या इसे अपना बिजनेस का खर्चा दिखा रहा है? ध्यान रखिएगा, तभी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। आई होप 100% पॉइंट क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है एनी पर्सन गोइंग अहेड एंड गिविंग डेवलपमेंट राइट या फ्लोर स्पेस इंडेक्स दे रहा है, प्रमोटर को दे रहा है। हमेशा याद रखिएगा ये रियल एस्टेट रिलेटेड है। सुनिए, ये रियल एस्टेट रिलेटेड 2 पॉइंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सुन लीजिए। मेरा एक जमीन था, मैं एक छोटा सा हट बना के वहां रहता था, एक रियल एस्टेट डेवलपर ने मुझे बोला आप मुझे डेवलपमेंट राइट या फ्लोर स्पेस इंडेक्स या फिर अपना लैंड लॉन्ग टर्म लीज पे दे दीजिए 30 साल से ज्यादा के लिए, मैं इस पे एक अपार्टमेंट बनाऊंगा। तो गवर्नमेंट ने सिंपल सा क्लैरिफिकेशन दे दिया कि सर चाहे आप डेवलपमेंट राइट दीजिए, फ्लोर स्पेस इंडेक्स दीजिए, सर यहां प्रमोटर जो रियल एस्टेट डेवलपर है वो ज्यादा ऑर्गेनाइज व्यक्ति है, और उसको बोल दिया कि तू जीएसटी बेटा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में पे कर दे। डन सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है डायरेक्टर रिलेटेड सर्विस। सुनिए, डायरेक्टर जब भी सर्विसेज देता है, कंपनी को दे, बॉडी कॉर्पोरेट को दे, तो हमेशा ओके एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर रिसिपिएंट्स, यहां हर जगह मैंने टीटी लिखा है, टीटी मतलब टैक्सेबल टेरिटरी, जब रिसिपिएंट टैक्सेबल टेरिटरी में होगा, इंडिया में होगा, तभी वो जीएसटी अंडर आरसीएम पे करेगा। मेरा रिसिपिएंट समझ लीजिए इंडिया के बाहर है, मैं डायरेक्टर इंडिया के बाहर सर्विस दे रहा हूं। सुनिए, डायरेक्टर इंडिया के बाहर अगर सर्विस दे रहा है तो सप्लाई इज इन इंडिया, रिसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई अगर इंडिया के बाहर आया और मुझे फॉरेन कन्वर्टिबल करेंसी मिल गया तो मेरी सर्विस एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में आ जाएगी। ये बस मैंने आपके नॉलेज के लिए बोल दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डायरेक्टर अगर कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस देता है, हमेशा याद रखिएगा इस केस में ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड कौन है? ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड कौन है? सर डायरेक्टर और कंपनी को अगर सर्विस दे रहा है, बॉडी और कॉर्पोरेट को सर्विस दे रहा है, इंडिया में अगर वो है, टैक्सेबल टेरिटरी में बेसिकली है, तो सर बॉडी कॉर्पोरेट या कंपनी जीएसटी अंडर
आरसीएम देगी। यहां एक सर्कुलर है जो बोलता है जीएसटी ऑन डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन। याद रखिएगा, अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कभी भी एम्प्लॉय नहीं होता है कंपनी का, दे आर नॉट एन एम्प्लॉय, और जीएसटी विल ऑलवेज बी पेड बाय द कंपनी, हमेशा कंपनी जीएसटी देगी अंडर आरसीएम। अब एक बात का ध्यान रखिएगा, होल टाइम डायरेक्टर जो होता है, अगर मैं होल टाइम डायरेक्टर हूं एक कंपनी में, अगर मैं उस कंपनी में एम्प्लॉय हूं और मुझे जब कंपनी पे करती है तो सैलरी पे करती है, और सैलरी पे 192 में टीडीएस काटा हुआ है, तो उस अमाउंट पे कंपनी को कोई आरसीएम देने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं एक होल टाइम डायरेक्टर हूं एक कंपनी में, एंड नॉट इन द कैपेसिटी ऑफ होल टाइम डायरेक्टर, मैंने समझ लीजिए कंपनी को कोई और सर्विस दी है, तो सर जब मैंने सर्विस दी उसके लिए कंपनी ने मुझे पेमेंट किया और उस पे 194J में टीडीएस काटा है, तो सर उस अमाउंट पे क्योंकि वो प्रोफेशनल फीस पे कर रहे हैं, उस अमाउंट पे कंपनी को जीएसटी अंडर आरसीएम पे करना पड़ेगा। एम्प्लॉय है, सैलरी दिया है, टीडीएस अंडर 192 कट भी किया है कंपनी ने, तो सर वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन के कारण पे हुआ है, उस पे जीएसटी नहीं आएगा आरसीएम में। लेकिन सर अगर होल टाइम डायरेक्टर एम्प्लॉय नहीं है, उसको प्रोफेशनल फीस दिया है, टीडीएस 194J में हुआ है, तो वो सप्लाई है और कंपनी उस पे जीएसटी अंडर आरसीएम देगी। उसके अलावा इंश्योरेंस एजेंट जब सर्विसेज देते हैं, इंश्योरेंस कंपनी को देते हैं, बाबा याद रखिएगा, जो भी रिसिपिएंट्स है वो तभी रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करते हैं जब वो टैक्सेबल टेरिटरी में होते हैं, ठीक है। तो सर इंश्योरेंस कंपनी ज्यादा ऑर्गेनाइज लगी। देखिए बाबा, आप देखोगे बहुत सारे इंश्योरेंस एजेंट आपके अगल बगल रहते हैं। अब इंश्योरेंस एजेंट जब इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस देते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी जीएसटी अंडर आरसीएम पे करती है। रिकवरी एजेंट, बाबा रिकवरी एजेंट देखा है आपने? अरे वसूली मामा अपना, यस बाबा सर, अब मेरे को ड्राइंग करना बड़ा पसंद है, चल आज मैं ड्राइंग करता हूं, तू भी देख ले मेरा इतना अच्छा ड्राइंग है, ठीक है। ये है अपना टीका लगा के वसूली मामा, ठीक है सर। अब सुन, वसूली मामा क्या करता है बेटा, अगर आपने बैंक का लोन वगैरह पेमेंट नहीं किया तो वसूली मामा वसूली करने आ जाता है, ठीक है। देखिए प्रैक्टिकल लाइफ में वसूली मामा बहुत अच्छे लोग होते हैं, सूट वूट पहन के आते हैं, अच्छे लोग, ठीक है। वसूली भाई, ठीक है, ये ड्राइंग तो मेरा ड्राइंग थोड़ा ऐसा ही है इसलिए ऐसा बन गया, ठीक है। अब वसूली भाई अगर आता है और वसूली भाई अगर कंपनी को, बैंक को सर्विस देता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसी को सर्विस देता है, तो सर गवर्नमेंट ने बोला वसूली भाई से वसूली कैसे करेंगे जीएसटी का, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने बोल दिया कि बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी जो है वो जीएसटी अंडर आरसीएम पे करेगा, ठीक है सर। उसके बाद म्यूजिक कंपोजर, समझ लीजिए म्यूजिक कंपोजर, अब आपने सुना होगा म्यूजिक कंपोजर जब म्यूजिक कंपनी को सर्विस देता है तो सर कंपनी जीएसटी अंडर आरसीएम देगी। क्यों सर? समझ लीजिए एक म्यूजिक कंपोजर है, काचा बादाम, अभी गाना आया था, अब काचा बादाम जो गाना गाया उसको समझ लीजिए एक कंपनी ने 5 लाख रुपया दिया, क्या वो कभी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेके जीएसटी पे करेगा? गवर्नमेंट ने बोला म्यूजिक कंपोजर्स अनऑर्गेनाइज हो सकते हैं, लेकिन म्यूजिक कंपनी टी सीरीज थोड़ी ना अनऑर्गेनाइज होगी, तो टी सीरीज को जीएसटी अंडर आरसीएम पे करना पड़ेगा। यही गवर्नमेंट ने बोला कि म्यूजिक कंपोजर अगर म्यूजिक कंपनी को सर्विस देते हैं तो म्यूजिक कंपनी जीएसटी अंडर आरसीएम पे करेगी। फोटोग्राफर आर्टिस्ट लाइक अगर प्रोड्यूसर को सर्विस देता है, गवर्नमेंट बोलता है फोटोग्राफर आर्टिस्ट वगैरह हो सकता है कि रजिस्ट्रेशन में नहीं आए, छोटे मोटे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रहे, एंड हेंस गवर्नमेंट ने बोला कि सर डाल देते हैं किस पे? प्रोड्यूसर पे, और प्रोड्यूसर को बोल दिया कि सर आप जीएसटी दीजिएगा अंडर आरसीएम। जब भी आपको फोटोग्राफर वगैरह अपना आईपीआर यूज करने के लिए दे तो जो भी आप अमाउंट पे करो उस पे प्रोड्यूसर जीएसटी अंडर आरसीएम पे करेगा। उसके बाद ऑथर की बात आई। अगर एक ऑथर है, समझ लीजिए मैंने एक बुक लिखा है और मैं अगर बुक लिख के पब्लिशर को पब्लिशिंग राइट देता हूं तो पब्लिशर हमेशा जीएसटी देता है अंडर आरसीएम। लेकिन समझ लीजिए, अब सुनिए, अब मैं गया गवर्नमेंट के पास और मैंने बोला सर मैं अगर पब्लिशर को बुक लिख के देता हूं तो मुझे आईटीसी नहीं मिलता, मैं अगर कुछ भी इनपुट लेता हूं उसका आईटीसी नहीं मिलता। समझ लीजिए मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैंने एक लैपटॉप भी खरीदा, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैंने एक लैपटॉप खरीदा है। अब लैपटॉप से मैं क्या करता हूं, क्लाइंट को सर्विस देता हूं, उसके लिए मैं फॉरवर्ड चार्ज में चार्ज करता हूं। बुक लिखा है, बुक का जो पब्लिशिंग राइट है वो मैंने पब्लिशर को दिया है, उस पर रिवर्स चार्ज लगता है। तो कुछ सर्विसेज पे फॉरवर्ड चार्ज, कुछ सर्विस पे रिवर्स चार्ज, लैपटॉप का जो क्रेडिट है अपोर्शन करना पड़ेगा। मैंने बोला भगवान गवर्नमेंट मुझे माफ करो, मैं अपोर्शन में के झमेले में नहीं जाना चाहता, कुछ तो करो। तो गवर्नमेंट ने बोला चल बेटा तू भी जिंदगी जी ले, तू सर्विस पे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म चार्ज कर ले। मतलब तू जब पब्लिशर को भी सर्विस देगा ना, तेरे को एक ऑप्शन दे देते हैं, तू रजिस्ट्रेशन ले ले, उसको जीएसटी अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म चार्ज कर ले। तो सर पब्लिशर अगर अनरजिस्टर्ड है, सॉरी ऑथर अगर अनरजिस्टर्ड है तो पब्लिशर जीएसटी देगा अंडर आरसीएम। लेकिन सर अगर ऑथर रजिस्टर्ड है
अनरजिस्टर्ड हो या उसने एक्सरसाइज नहीं किया है ऑप्शन टू पे अंडर फॉरवर्ड चार्ज, तो पब्लिशर देगा। लेकिन सर ऑथर के पास अगर ऑथर चाहे तो वो रजिस्ट्रेशन ले सकता है, अपने जुरिसडिक्शनल ऑफिसर को एक डिक्लेरेशन देगा कि सर मैं जीएसटी अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म चार्ज करूंगा, और जो पब्लिशर को इनवॉइस देगा उसमें भी डिक्लेरेशन दे देगा कि सर मैं जीएसटी फॉरवर्ड चार्ज में दे रहा हूं, आपको देने की जरूरत नहीं है। ऑथर वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा। ऑथर अनरजिस्टर्ड है या फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ऑप्ट नहीं करता, पब्लिशर देगा। लेकिन ऑथर अगर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ऑप्ट करता है तो ऑथर जीएसटी कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को पे करेगा। ऑथर के पास दो दो ऑप्शन है, ठीक है सर। उसके बाद मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमेटी अगर आरबीआई को सर्विस देते हैं, आरबीआई जीएसटी अंडर आरसीएम पे करेगी। उसके बाद डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, बैंक के बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग एजेंट होते हैं जो बकरों को ढूंढते हैं कि सर इसे लोन चिपकाया जाएगा। बाबा जो भी क्लास में बोल रहा हूं ओनली क्लासरूम पर्पस है, ठीक है, रियल लाइफ में कोई बकरा नहीं है, ठीक है डन सर। अब जब भी डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, एक इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, याद रखिएगा एग्जाम में भूल जाओगे, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट देखते ही कूद मत पड़ना। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट अगर इंडिविजुअल है, वो अगर बैंक को या एनबीएफसी को सर्विस देगा तो बैंक और एनबीएफसी जीएसटी अंडर आरसीएम पे करेगी। उसके बाद बिजनेस फैसिलिटेटर, बिजनेस करस्पॉन्डेंट का पॉइंट है, चलिए बोल देता हूं। एक होता है बिजनेस फैसिलिटेटर, एक होता है बिजनेस करस्पॉन्डेंट। अब इसके भी कुछ एजेंट्स होते हैं, ठीक है, और इनके भी बिजनेस करस्पॉन्डेंट के भी कुछ एजेंट्स होते हैं, ठीक है सर। अब क्या होता है, एजेंट इनको सर्विस देते हैं और ये क्या करते हैं, ये बैंक को सर्विस देते हैं, ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। एजेंट बिजनेस करस्पॉन्डेंट को सर्विस देते हैं और बिजनेस करस्पॉन्डेंट क्या करते हैं, बैंक को सर्विस देते हैं। पहले समझ लीजिए, उसके बाद फोटो ले लीजिएगा बस, ठीक है सर, सुन लीजिए। अब सुनिए, जब एजेंट बिजनेस फैसिलिटेटर को सर्विस देता है और बिजनेस फैसिलिटेटर बैंक को सर्विस देता है, यहां रिवर्स चार्ज में बोला गया है बिजनेस फैसिलिटेटर जब बैंकिंग कंपनी को सर्विस देगा, बिजनेस फैसिलिटेटर जब बैंकिंग कंपनी को सर्विस देगा, आरसीएम लगेगा और बैंक जीएसटी रिवर्स चार्ज में पे करेगा, ठीक है सर। उसके बाद क्या बोला है, एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट अगर बिजनेस करस्पॉन्डेंट को सर्विस देगा, एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट अगर बिजनेस करस्पॉन्डेंट को सर्विस देगा तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, बिजनेस करस्पॉन्डेंट रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करेगा। बस यही दो सर्विसेज अंडर रिवर्स चार्ज है, ठीक है सर। तो सर एक बात बताइए, एजेंट अगर बिजनेस फैसिलिटेटर को सर्विस देता है तो याद रखिएगा यहां फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। सर एक बात बताइए, अगर बिजनेस करस्पॉन्डेंट बैंक को सर्विस देता है तो सर यहां फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। रिवर्स चार्ज में सिर्फ यही दो एंट्री है, ये दो जब कुछ भी नहीं बोला हुआ है तो रिवर्स चार्ज नहीं है तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। अब एक बात और सुन लीजिए, अगर सर्विसेज बिजनेस फैसिलिटेटर, बिजनेस करस्पॉन्डेंट या उसके इंटरमीडिएट दे रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू अकाउंट्स इन रूरल एरिया ब्रांच, अकाउंट्स इन रूरल एरिया ब्रांच अगर सर्विसेज दिया जा रहा है तो सर याद रखिएगा ये सारा एग्जम्पशन में आ जाएगा, ये चारों पॉइंट एग्जम्पशन में आ जाएगा, ठीक है सर। सुनिए अब सर एक बात बताइए, याद कैसे, ठीक है, तो ये एग्जम्पशन में आ जाएगा अगर रूरल एरिया रिलेटेड अकाउंट्स है तो ये भी एग्जाम, ये भी एग्जाम, ये भी एग्जाम, सारे एग्जाम हो जाएंगे, ठीक है। अब सुनिए, अब आप मुझे बोलोगे सर याद कैसे रखना है, हमेशा याद रखिएगा एफ फॉर फ्री होता है, बिजनेस फैसिलिटेटर हमेशा फ्री होता है, ज्ञान देता है, एंड ज्ञान इज ऑलवेज फ्री। बिजनेस फैसिलिटेटर सिर्फ ज्ञान देता है। डिफरेंस क्या है बिजनेस फैसिलिटेटर में, बिजनेस फैसिलिटेटर गांव-गांव जाके, जगह-जगह जाके लोगों को ज्ञान देता है बैंकिंग सर्विसेज के बारे में। करस्पॉन्डेंट ज्ञान भी देते हैं प्लस वो कुछ बैंकिंग ट्रांजैक्शन भी कर लेते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द बैंक, ठीक है। अब सुनिए, अब बिजनेस फैसिलिटेटर एफ फॉर फ्री होते हैं, मतलब सर जब भी एजेंट इनको सर्विस देंगे, एजेंट जीएसटी कलेक्ट करके पे करेंगे। एजेंट ने सर्विस दिया, एजेंट जीएसटी कलेक्ट करके देंगे, मुझे टेंशन नहीं है, मैं फ्री हूं। मैंने जब बैंक को सर्विस दिया तो मेरे सर्विस में बैंक जीएसटी पे करेगा, मैं फ्री हूं, कोई टेंशन नहीं है। तो बिजनेस फैसिलिटेटर हमेशा फ्री होता है, उसे सर्विस दिया एजेंट ने, एजेंट कलेक्ट करके पे करेगा। उसने बैंक को सर्विस दिया, बैंक रिवर्स चार्ज में देगा, वो हमेशा फ्री है, ठीक है सर। उसके बाद बिजनेस करस्पॉन्डेंट आता है। अब सुनिए, जब एजेंट बिजनेस कर सी फॉर कॉट, मतलब ये पकड़ा गया, हमेशा पकड़ा जाता है। ये कैसे सर, जब भी एजेंट इसको सर्विस देगा तो इसको जीएसटी रिवर्स चार्ज में देना है, जब भी ये बैंक को सर्विस देगा तो इसे कलेक्ट करके पे करना है। तो सारा सरदर्दी बिजनेस करस्पॉन्डेंट का ही होता है, ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। फ्री बिजनेस फैसिलिटेटर इज ऑलवेज फ्री, कोई टेंशन नहीं है सर। यहां से आया, अगर एजेंट से सर्विस लिया, एजेंट कलेक्ट कर पे करेगा, बैंक को सर्विस दिया, बैंक रिवर्स चार्ज में पे करेगा, टेंशन नहीं है बिजनेस फैसिलिटेटर को। लेकिन करस्पॉन्डेंट को हमेशा टेंशन है, अगर उसको एजेंट ने सर्विस दिया तो वो रिवर्स चार्ज में पे करेगा, अगर वो बैंक को सर्विस दिया तो वो जीएसटी कलेक्ट कर पे करेगा। हेंस
हमेशा याद रखिएगा, बिजनेस करस्पॉन्डेंट हमेशा पकड़ा जाता है। कॉट, डांसर, पॉइंट क्लियर है तो खींच फोटो फटाफट। चलिए अब आ जाइए, आगे बढ़ते हैं। अब एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर रूरल एरिया रिलेटेड अकाउंट्स है तो ये सारा एग्जम्पशन में आ जाएगा, कोई भी ट्रांजैक्शन पे जीएसटी नहीं आएगा। ये पॉइंट मैंने एग्जम्पशन का यहां भी डाल दिया है, ठीक है सर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सिक्योरिटी सर्विसेज, अगर सिक्योरिटी सर्विसेज मतलब सिक्योरिटी गार्ड अगर सप्लाई किए जा रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड अगर सप्लाई किए जा रहे हैं बाय एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, बाय एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दिया जा रहा है, हमेशा याद रखिएगा अगर दिया जा रहा है रजिस्टर्ड पर्सन को तो रजिस्टर्ड पर्सन जीएसटी देगा अंडर आरसीएम। लेकिन 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 अगर ये रजिस्टर्ड पर्सन, वो 3 रजिस्टर्ड पर्सन है टीडीएस डिडक्टर वाले, डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल अथॉरिटी, तो हमेशा याद रखिएगा रजिस्टर्ड एज टीडीएस डिडक्टर या कॉम्पोजिशन डीलर है तो उस केस में रिवर्स चार्ज नहीं है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। एग्जाम पर्पस से बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री है, एंट्री नंबर 14, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सिक्योरिटी सर्विस मतलब सिक्योरिटी गार्ड अगर प्रोवाइड किया जा रहा है बाय whom, बाय एनी पर्सन बट नॉट ए बॉडी कॉर्पोरेट, किसको दिया जा रहा है? रजिस्टर्ड पर्सन को दिया जा रहा है, तो रजिस्टर्ड पर्सन जीएसटी देगा अंडर आरसीएम। लेकिन सर अगर रजिस्टर्ड पर्सन टीडीएस डिडक्टर है, जो ए बी सी कैटेगरी वाले हैं, या फिर कॉम्पोजिशन डीलर है, तो रिवर्स चार्ज में नहीं पे करेगा। उस केस में सिक्योरिटी सर्विसेज देने वाला ही फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी चार्ज करेगा। डन सर, ये पॉइंट क्लियर है। अब सुनिए, जो नेक्स्ट इधर आ रहा है वो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल का आ रहा है। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल अगर दिया जा रहा है, याद रखना रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल अगेन बहुत ट्रिकी काइंड ऑफ थिंग है। सुन लीजिए सर, जो ट्रिकी वाला पार्ट है वो सुनिए। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल होना चाहिए नंबर 1। नंबर 2, कौन सा मोटर व्हीकल जो डिजाइन टू कैरी पैसेंजर है। नंबर 3, फ्यूल कॉस्ट इंक्लूडेड होना चाहिए। अगर मैं आपको रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल कर रहा हूं, फ्यूल कॉस्ट मैं अगर समझ लीजिए 20 रुपए आपसे ले रहा हूं पर किलोमीटर, तो फ्यूल कॉस्ट इंक्लूडेड है उसमें। तो नंबर 1 रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, नंबर 2 डिजाइन टू कैरी पैसेंजर, गुड्स व्हीकल नहीं होना चाहिए। नंबर 3 सर क्या है? नंबर 3 फ्यूल कॉस्ट इज इंक्लूडेड इन द कंसिडरेशन। एंड नंबर 4 क्या है? अगर आप दे रहे हो, आप हो एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, और आप डू नॉट इश्यू एन इनवॉइस चार्जिंग 12%, मतलब अगर आप 12% जीएसटी चार्ज करते हो ना, तो सर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में आप जीएसटी चार्ज कर रहे हो, तो उसमें रिवर्स चार्ज नहीं आएगा। तो सर अगर कोई रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल के बिजनेस में है, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, तो मैं एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट हूं, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल करता हूं, पैसेंजर व्हीकल, और मैं जो चार्जेस लेता हूं उसमें फ्यूल कॉस्ट इंक्लूडेड है, तो सर मैंने अगर 12% वाला जीएसटी वाला इनवॉइस नहीं दिया है, मतलब हो सकता है मैंने आपको रिवर्स चार्ज वाला इनवॉइस दिया जिसमें 5% जीएसटी चार्ज किया है, हो सकता है सर मैंने आपको इनवॉइस दिया ही नहीं, मैं रजिस्टर्ड ही नहीं हूं, हो सकता है मैं कॉम्पोजिशन पर्सन हूं, मैंने आपको बिल ऑफ सप्लाई दिया है। तो याद रखिएगा अगर मैंने आपको 12% वाला इनवॉइस नहीं दिया है, तो आप अगर एक बॉडी कॉर्पोरेट है तो आपको जीएसटी देना पड़ेगा अंडर आरसीएम। ये 5 पॉइंट ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 पॉइंट, ठीक है सर। उसके बाद सिक्योरिटीज लेंडिंग स्कीम आता है कि एक लेंडर है जिसके पास शेयर्स पड़े हैं, उसने अगर एक आदमी जिसको शेयर्स की जरूरत है लेंड किया कुछ दिन के लिए शेयर्स, तो लेंडर जब भी लेंड करता है शेयर्स, लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज इज ए सर्विस। और जब भी आप सिक्योरिटीज लेंड करते हो, आप सिक्योरिटीज थ्रू एन इंटरमीडिएरी लेंड करते हो, तो याद रखिएगा हमेशा जब भी, एक सेकेंड कुछ इश्यू हो रहा है इधर, हाँ अभी ठीक है। चलिए अब सुनिए, जब भी सिक्योरिटीज लेंडिंग होता है, अगर एक व्यक्ति सिक्योरिटीज लेंडिंग कर रहा है, बोरोवर को, लेंडर अगर बोरोवर को सिक्योरिटीज लेंड कर रहा है, हमेशा याद रखिएगा जो बोरोवर होगा वो जीएसटी अंडर आरसीएम देगा। जो लेंडिंग के लिए पैसा मिलेगा, एवरीवन सुनिए, जो भी लेंडिंग के लिए पैसा मिलेगा, ये एक लेंडर है, ये एक बोरोवर है, बोरोवर ने जो भी लेंडर को पैसा दिया वो थ्रू एन इंटरमीडियरी दिया जाता है, तो जो भी पैसा दिया जाएगा उस पैसा पे जीएसटी कौन देगा? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो बोरोवर है वो जीएसटी पे करेगा, हमेशा याद रखिएगा। अब इधर क्या हुआ, एक होता है लेंडर, एक होता है बोरोवर, एक होता है इंटरमीडियरी। इंटरमीडियरी के थ्रू लेंडिंग किया जाता है और इधर से पैसा दिया जाता है और ये इंटरमीडियरी इसे पैसा दे देता है। अब सुनिए, जब इंटरमीडियरी के थ्रू लेंडिंग हुआ तो लेंडर बोरोवर को जानता नहीं है, तो गवर्नमेंट को बोला गया सर हम जीएसटी क्या चार्ज करें, सीजीएसटी है, जीएसटी है, आईजीएसटी, मैं तो नहीं जानता कि वो कहां है बोरोवर, क्योंकि इंटरमीडियरी बीच में था, उसने तो मुझे बताया नहीं। तो सर इस केस में गवर्नमेंट ने सिंपल सा एक क्लैरिफिकेशन दिया कि सर हमेशा इसको इंटरस्टेट मानते हुए आईजीएसटी
पे करना है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है आपको। सर सेक्शन नंबर 9(3) मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जाम के लिए, ए ग्रेडेड टॉपिक है, ए ग्रेडेड टॉपिक का ए ग्रेडेड पॉइंट है। सर कैसे याद रखेंगे निमोनिक्स याद रखने के लिए, सुन लीजिए, ये रहा मैंने यहां पे बना दिया है निमोनिक। आप कैसे याद रखोगे, आपको याद रखना है डायग्राम्स, डायग्राम्स। डी फॉर सर डायरेक्टर का सर्विसेज, डी फॉर डायरेक्टर का सर्विसेज व्हेन दे आर प्रोवाइडेड टू ए बॉडी कॉर्पोरेट, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, डेवलपमेंट राइट, फ्लोर स्पेस इंडेक्स या लॉन्ग टर्म लीज पे अगर लैंड दिया जा रहा है तो सर उसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट अगर इंडिविजुअल है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इंश्योरेंस एजेंट सर इंश्योरेंस कंपनी को, इमोरल प्रॉपर्टी का रेंटिंग अगर गवर्नमेंट कर रहा है, किसको, रजिस्टर्ड पर्सन को कर रहा है। एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का सर्विसेज, यहां पे एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट, फर्म ऑफ एडवोकेट भी आप लिख सकते हो। सर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का सर्विस, ऑथर का सर्विसेज जब पब्लिशर को दिया जाता है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आता है। ऑथर के पास दूसरा ऑप्शन भी है। उसके बाद आता है जीटीए का सर्विसेज, गवर्नमेंट का सर्विसेज। सर आर फॉर रिकवरी एजेंट, आर फॉर रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, ठीक है सर। ए फॉर एजेंट ऑफ ए बिजनेस करस्पॉन्डेंट, बिजनेस फैसिलिटेटर। उसके बाद मैंने आपको बोला म्यूजिक कंपोजर, एम फॉर म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर और आर्टिस्ट को मैंने यही इंक्लूड कर दिया। एम फॉर मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमिटी एंड एस फॉर स्पॉन्सरशिप सर्विस, सिक्योरिटी सर्विस एंड सिक्योरिटीज लेंडिंग सर्विसेज में हमेशा जीएसटी अंडर आरसीएम आएगा। एग्जाम में डायग्राम्स याद रहेगा लेकिन उसका फुल फॉर्म याद रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नालायक बच्चों की तरह मत रहना, अपने घर में एक काम करना, ये डायग्राम्स का एक छोटा सा प्रिंट आउट लेके लगा देना बेड के साइड में, ताकि सोने से पहले रोज एक बार फटाफट पढ़ लो, एग्जाम में याद हो जाएगा। रिवर्स चार्ज अगर याद हो गया 5 मार्क आ गए। या फिर एक काम करना, जहां ब्रश करते हो दांत वहां लगा देना, रोज सुबह ब्रश करते हुए देखते रहना, याद हो जाएगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाइए। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 9(4). सर सेक्शन नंबर 9(4) क्या बोलता है? सेक्शन नंबर 9(4) बोलता है कि सर अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है, अगर सेक्शन नंबर 9(4) बोलता है अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है और वो स्पेसिफाइड कैटेगरी की सर्विसेज, स्पेसिफाइड कैटेगरी का गुड्स और सर्विसेज अगर देता है स्पेसिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन को तो जीएसटी अंडर आरसीएम आएगा। यहां गवर्नमेंट ने क्या बोला समझ लीजिए। एक बिल्डिंग बना रहा है एक रियल एस्टेट डेवलपर, अगर समझ लीजिए उसने सीमेंट खरीदा, अनरजिस्टर्ड पर्सन से स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स एंड सर्विस खरीदा। स्पेसिफाइड कैटेगरी क्या है? नोटिफाइड है सीमेंट। तो अगर सीमेंट खरीदा, अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीदा, तो सर स्पेसिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन कौन है? प्रमोटर को स्पेसिफाई किया गया है। सर गवर्नमेंट ने बोला अगर एक प्रमोटर सीमेंट खरीदता है अनरजिस्टर्ड पर्सन से तो वो जीएसटी अंडर आरसीएम पे करेगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। अनरजिस्टर्ड पर्सन से सीमेंट खरीदा, कौन खरीदा? प्रमोटर खरीदा, तो आरसीएम में देगा। ठीक है, अनरजिस्टर्ड पर्सन से अगर सीमेंट की जगह कैपिटल गुड्स खरीद लिया, समझ लीजिए किसने खरीदा? प्रमोटर ने खरीदा। अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीदा तो बेटा तुझे जीएसटी अंडर आरसीएम पे करना पड़ेगा। उसके बाद सर इनपुट मतलब ये जो ब्रिक्स वगैरह होता है, एल्यूमिनियम वगैरह होता है, जो कंस्ट्रक्शन के लिए, उसे बिल्डिंग बनाने के लिए जो चाहिए होगा। प्रमोटर मतलब रियल एस्टेट डेवलपर को जो बिल्डिंग बनाने के लिए चाहिए होगा, अगर उसने ब्रिक्स, एल्यूमिनियम वगैरह खरीदा या समझ लीजिए कोई इनपुट सर्विसेज लिया है, तो सर हमेशा याद रखिएगा इनपुट सर्विसेज, इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज। समझ लीजिए पूरा प्रोजेक्ट बनाने का कॉस्ट उसका 1 करोड़ रुपए का है, तो हमेशा याद रखिएगा 80% इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज उसे रजिस्टर्ड पर्सन से लेनी है। 80% इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज रजिस्टर्ड पर्सन से लेनी है। मतलब ये जो इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज खरीद रहा है, 80 लाख की इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज इसे रजिस्टर्ड पर्सन से लेनी है। समझ लीजिए इसने सिर्फ 70 लाख की जो सर्विसेज ली, इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज, वो रजिस्टर्ड पर्सन से ली है, तो शॉर्टफॉल कितना हुआ बोलिए सर? शॉर्टफॉल कितना हुआ बोलिए सर? अगर 70 लाख का इनपुट एंड इनपुट सर्विस रजिस्टर्ड पर्सन से लिया है, मतलब शॉर्टफॉल हो गया 10 लाख का। तो जो 80% एटलीस्ट इनपुट एंड इनपुट सर्विस रजिस्टर्ड पर्सन से लेना है, सिर्फ 70 लाख का लिया है, तो 10 लाख का जो शॉर्टफॉल है उस पे इसे जीएसटी देना पड़ेगा 18% अंडर आरसीएम। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर यहां पे याद रखिएगा 9(4) में सिर्फ 3 ही सर्विसेज है। नंबर 1 इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज, अगर शॉर्टफॉल है बिलो 80% तो प्रमोटर जितना अमाउंट ऑफ शॉर्टफॉल होगा बिलो 80% उस अमाउंट पे 1 करोड़ एक प्रोजेक्ट बनाया, 80 लाख का उसे खरीदना था रजिस्टर्ड पर्सन से, सिर्फ 70 लाख का खरीदा, तो 10 लाख का उसने रजिस्टर्ड पर्सन से नहीं खरीदा,
30 लाख का नहीं खरीदा है, लेकिन आपको 80% से शॉर्टफॉल जितना है उतने पे जीएसटी अंडर आरसीएम देना पड़ेगा। उसके बाद सीमेंट पे अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीदा, प्रमोटर रिवर्स चार्ज में देगा। अगर कैपिटल गुड्स अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीदा तो प्रमोटर जीएसटी अंडर आरसीएम में देगा। मेरा क्वेश्चन आपसे है, मैं रमेश सोनी क्लासेस, मैंने क्या किया, हमारी क्लासेस में सीमेंट की जरूरत थी, हमने एक अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीद लिया, क्या हमें जीएसटी अंडर आरसीएम देना पड़ेगा? बोल बेटा बोल। सर हाँ बाबा, 18% फिक्स्ड है इस केस में अगर शॉर्टफॉल होता है तो। ठीक है सर, नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप प्रमोटर हैं तभी ये जीएसटी 94 वाला अट्रैक्ट होता है। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 95। सुन लीजिए सेक्शन नंबर 95 क्या बोलता है। सेक्शन नंबर 95 बोलता है कभी कभी गवर्नमेंट देखता है कि सप्लायर से लेना भी पॉसिबल नहीं है, रिसिपिएंट से भी लेना पॉसिबल नहीं है। समझ लीजिए ओला का ड्राइवर है, ओला कैब ड्राइवर है, ये आप हो, आप ओला की कैब बुक करते हो ओला के ऐप में जाके, तो गवर्नमेंट बोलता है सप्लायर से लेना भी मुश्किल है, रिसिपिएंट से लेना नामुमकिन है, तो एक काम करते हैं, ई कॉमर्स ऑपरेटर का गला पकड़ लेते हैं, उससे वसूली करेंगे जीएसटी का। एंड हेंस गवर्नमेंट ने बोला सेक्शन नंबर 95 में हम नोटिफाई कर देंगे कैटेगरी ऑफ सर्विस जिसका इंट्रा स्टेट सप्लाई पे ई कॉमर्स ऑपरेटर लायबल होगा, और सारा प्रोविजन ऑफ द एक्ट अप्लाई करेगा किसके ऊपर? किसके ऊपर अप्लाई करेगा? अप्लाई करेगा ऑन द ई कॉमर्स ऑपरेटर, और मान लिया जाएगा वही सप्लायर है और उसे ही जीएसटी देना है अंडर आरसीएम। एंड हेंस गवर्नमेंट ने क्या किया, 4 सर्विसेज को नोटिफाई कर दिया। सर कौन सी 4 सर्विसेज को नोटिफाई किया है? गाड़ी कौन सी है सर? ये है थार, और थार सर्विसेज को गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया। याद रखना ई कॉमर्स ऑपरेटर अंडर सेक्शन नंबर 95 कब कब लायबल हो जाएगा? ई कॉमर्स ऑपरेटर अंडर सेक्शन नंबर 95 लायबल होगा THAR सर्विसेज में। T फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर का सर्विसेज, H फॉर हाउसकीपिंग सर्विसेज, A फॉर अकोमोडेशन सर्विसेज एंड R फॉर रेस्टोरेंट सर्विसेज। याद रखिएगा एग्जाम में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, A ग्रेडेड चैप्टर का B ग्रेडेड क्वेश्चन इससे आ सकता है। ठीक है सर, अब नोटिफाइड कैटेगरी है, अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विसेज दे रहा है, ओला उबर का एग्जांपल दिया है मैंने यहां पे सर, रेडियो टैक्सी, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल, एनी अदर मोटर व्हीकल। सर समझ लीजिए कोई बस है, बस के थ्रू भी सर्विसेज दिया जा रहा है। उसके बाद सर, तो बेसिकली इस केस में सप्लायर, रिसिपिएंट, ई कॉमर्स ऑपरेटर होगा। जो ई कॉमर्स ऑपरेटर होगा वो जीएसटी देगा अंडर 95। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद अगर हाउसकीपिंग सर्विसेज पे हमेशा याद रखिएगा, हाउसकीपिंग सर्विसेज पे कौन लायबल होगा? ई कॉमर्स ऑपरेटर। अकोमोडेशन सर्विसेज जैसे एयरबीएनबी, ओयो रूम्स वगैरह है, उस केस में भी ई कॉमर्स ऑपरेटर लायबल होगा। लेकिन अकोमोडेशन सर्विस और हाउसकीपिंग सर्विसेज में एक छोटा सा कैच है कि सर जो सप्लायर है वो अगर लायबल टू रजिस्टर अंडर सेक्शन नंबर 21 है, सप्लायर अगर लायबल टू रजिस्टर अंडर सेक्शन नंबर 21 है, तो सर उस केस में सप्लायर विल बी लायबल, उस केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर विल नॉट बी लायबल। सिर्फ ये 2 सर्विसेज के लिए इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के केस में हमेशा ई कॉमर्स ऑपरेटर लायबल रहेगा। उसके बाद जो लास्ट सर्विस है वो रेस्टोरेंट सर्विसेज है। हमेशा याद रखिएगा, अगर समझ लीजिए एक बंदा है जो रेस्टोरेंट है चला रहा है, यहां पे कौन है सर? यहां पे स्विगी है, स्विगी जोमेटो वगैरह है, तो हमेशा याद रखिएगा स्विगी जोमेटो के केस में अगर ये एक रेस्टोरेंट है और ये समझ लीजिए आप हो, भूख लगी है, आप गए स्विगी जोमेटो पे, ऑर्डर यहां पे किया, सर ऑर्डर आपके पास पहुंच गया, हमेशा याद रखिएगा स्विगी जोमेटो इस ट्रांजैक्शन पे जो जीएसटी लगेगा वो स्विगी जोमेटो ही पे करेगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपने समझ लीजिए स्विगी जोमेटो से ऑर्डर किया और ये जो रेस्टोरेंट है ये समझ लीजिए ताज की प्रॉपर्टी में लोकेटेड है, ये है ताज की प्रॉपर्टी में लोकेटेड है, जहां रूम का जो डिक्लेयर्ड टैरिफ है वो 7500 है। कितना है डिक्लेयर्ड टैरिफ एवरीवन? डिक्लेयर्ड टैरिफ 7500 से ज्यादा है, तो गवर्नमेंट बोल रहा है कि सर्विसेज बाय रेस्टोरेंट इन स्पेसिफाइड प्रेमाइसेस अगर है जहां पे डिक्लेयर्ड टैरिफ मोर देन 7500 है, इस केस में अगर इस रेस्टोरेंट से आपके पास खाना आया है तो सर ई कॉमर्स ऑपरेटर लायबल नहीं होगा। उसके अलावा जितना भी रेस्टोरेंट से खाना आ रहा है स्विगी जोमेटो के केस में हमेशा स्विगी जोमेटो जो कंपनी है वही लायबल रहेगा। लेकिन अगर आपने खाना मंगा लिया, समझ लीजिए ताज से मंगा लिया, और उस ताज में जो रूम है, रूम का कोई भी एक रूम का, समझ लीजिए अगर कोई भी एक रूम का डिक्लेयर टैरिफ मोर देन 7500 है, कितना? मोर देन 7500, एक रूम 5000 रुपए का है, लेकिन एक रूम का, कोई भी एक रूम का अगर जो चार्जेस है, डिक्लेयर टैरिफ है, मोर देन 7500 है, उस केस में सर यही लायबल रहेंगे, स्विगी जोमेटो लायबल नहीं रहेगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। उसके बाद एक छोटा सा प्रोवाइजो है कि सर समझ लीजिए एयरबीएनबी यूएस में है, एयरबीएनबी अगर
समझ लीजिए कोई भी इंडिया में ये सब ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो सर ई कॉमर्स ऑपरेटर अगर इंडिया में है तो ई कॉमर्स ऑपरेटर लायबल रहेगा टू पे द टैक्स। अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर इंडिया में है ही नहीं, एयरबीएनबी इंडिया में है ही नहीं, तो उनको रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में होना चाहिए, जो रिप्रेजेंटेटिव है वो लायबल रहेगा। मैं हमारा तो कोई रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में है ही नहीं, उबर या एयरबीएनबी ने बोला हमारा इंडिया में कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो बेटा रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर, उसका गला पकड़ के गवर्नमेंट टैक्स उससे वसूलेगी। नो रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट पर्सन इन द टैक्सेबल टेरिटरी एंड ही शैल बी लायबल फॉर पेइंग द टैक्सेस। डन सर, पॉइंट क्लियर है। यहां मैं सेक्शन नंबर 9 क्लियर कंप्लीट करता हूं। बॉडी कॉर्पोरेट का बस मैंने यहां डेफिनेशन लिखा है, पढ़ लीजिएगा। अब सुनिए, सेक्शन नंबर 9 हमने पढ़ा। सेक्शन नंबर 9 में हमने क्या बोला? सेक्शन नंबर 9 में हमने सेक्शन नंबर 9(1) पढ़ा, जो नॉर्मल लेवी की बात किया। 9(2) किसकी बात किया? बोलिए, जल्दी बोलिए। 9(2) बात किया एचपी मैन की बात किया। 9(3) किसकी बात किया? डायग्राम्स। बाबा आज डायग्राम्स को अच्छे से याद कर लेना है, डायग्राम्स पे रिवर्स चार्ज। सेक्शन नंबर 9(4) किसकी बात किया? सेक्शन नंबर 9(4) बात किया प्रमोटर्स का केस में कैपिटल गुड्स, सीमेंट, कैपिटल गुड्स, सीमेंट और इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज का केस में सर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का बात हुआ इधर। उसके बाद 9(5) THAR सर्विसेज का बात किया। चले आगे। यस एवरीवन, आर वी ऑल क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सर सेक्शन नंबर 9 तो CGST एक्ट का था, उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 5 ऑफ द IGST एक्ट। बाबा सुन लीजिए, सेक्शन नंबर 9 और सेक्शन नंबर 5 एग्जैक्टली सेम है। इंट्रा को बस इंटर लिख देना। यहां सारी ट्रांजैक्शन में क्या बोला जा रहा है? इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई पे जीएसटी रिवर्स चार्ज में दिया जाएगा, सर फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। इंट्रा स्टेट का बात हो रहा है। सेक्शन नंबर 5 में बस इंटर स्टेट का बात हो रहा है कि सर समझ लीजिए डायग्राम्स वाला सर्विस कोई भी इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हुआ तो आईजीएसटी लगेगा, वो सेक्शन नंबर 5 बोल रहा है। सेक्शन नंबर 5(1) क्या बोलता है? देखिए सेक्शन नंबर 5(1) एग्जैक्टली जो ये बोला हुआ है यही बोलता है। बस ये क्या बोलता है? जब भी गुड्स एंड सर्विस इंट्रा की जगह इंटर स्टेट सप्लाई होगा तो आईजीएसटी लगेगा। सर यही बोला गया यहां पे कि सर आईजीएसटी का सेक्शन नंबर 5 में 5(1) आता है, जो बस यहां इंट्रा को एंटर कर देता है 20% की जगह 40%, क्योंकि 20% सीजीएसटी, 20% एसजीएसटी, 40% आईजीएसटी। डन सर, पॉइंट क्लियर है। इंट्रा की जगह इंटर होगा, 20% की जगह 40% होगा। उसके अलावा एक प्रोवाइजो है। प्रोवाइजो मतलब एक्सेप्शन। मुझे एक बात बताइए, अगर इंडिया के बाहर से गुड्स इंडिया में इंपोर्ट करोगे तो इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंटरस्टेट होता है। यस सर, सेक्शन नंबर 7 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट में पढ़ा है, इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंटरस्टेट होता है। अगर इंटरस्टेट होता है तो सर आईजीएसटी लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। अब सुनिए, ये जो इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स पे आईजीएसटी लगता है, ये सर कस्टम्स एक्ट में कलेक्ट किया जाएगा। बस यही बोला है कि आप जब गुड्स इंडिया के बाहर से लाओगे तो कस्टम्स में हम कस्टम ड्यूटी कलेक्ट करेंगे। जब कस्टम ड्यूटी कलेक्ट करेंगे तो सर हम उधर आपसे जो आईजीएसटी लेना है वो भी कस्टम एक्ट के अंदर ही कलेक्ट कर लेंगे। जो वैल्यू हम कस्टम एक्ट के अंदर निकालेंगे उसी पे आपसे आईजीएसटी भी ले लेंगे। सेक्शन नंबर 15 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट में वैल्यू नहीं निकालेंगे, कस्टम एक्ट में जो वैल्यू निकालेंगे उस पे ही आपसे हम आईजीएसटी भी ले लेंगे। ये प्रोवाइजो बोल रहा है। उसके बाद सर 9(2) बोलता था एचपी मैन का इंट्रा स्टेट सप्लाई पे क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा फ्रॉम ए डेट नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल। सर एचपी मैन के इंटर स्टेट सप्लाई पे जीएसटी लगेगा, इंटर स्टेट पे। सर लेकिन फ्रॉम ए डेट नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल, वो 5(2) बोलता है। टोटल बकवास। उसके बाद सेक्शन नंबर 5(3) जो डायग्राम्स वाली सर्विसेज है, सेक्शन नालायक, देख इस नालायक को देख, बड़ी मेहनत लगती है सर बाल लंबे करने में। अरे तू पढ़ाई में ध्यान दे अभी। सर सेक्शन नंबर 5(3) किसकी बात कर रहा है? सेक्शन नंबर 5(3) बोल रहा है कि सर डायग्राम्स का जो सर्विसेज होता है वो सेक्शन नंबर 9(3) बोलता है डायग्राम्स की सर्विसेज पे इंट्रा स्टेट सप्लाई पे सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगेगा रिवर्स चार्ज में। अगर डायग्राम्स वाली सर्विसेज इंटर स्टेट है तो आईजीएसटी लगेगा रिवर्स चार्ज में। प्लस गवर्नमेंट ने क्या किया? 2 एडिशनल सर्विसेज यहां पे बोल दिए हैं। सर ये 2 एडिशनल सर्विसेज क्या है? फटाफट सुन लीजिए, चार्ट खत्म करके ब्रेक दूंगा। सुनिए, एडिशनल जो 2 सर्विसेज हैं वो क्या बोल दिया है? सर ये एडिशनल सर्विसेज तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं। सर एनी सर्विसेज अगर इंडिया के बाहर से इंपोर्ट करोगे तो सर आप जीएसटी दोगे अंडर आरसीएम, याद आ रहा है। लेकिन एनटीओआर को अगर ओआईडीआर सर्विसेज देगा तो रिवर्स चार्ज नहीं है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। सप्लाई चैप्टर में मैंने ऑलरेडी ये बोल दिया है एंट्री। सर एनी सर्विसेज
आउटसाइड इंडिया से अगर एक व्यक्ति इंडिया में दे रहा है इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस पे, आप जीएसटी अंडर आरसीएम देते हो अगर बिजनेस एंटिटी हो। लेकिन सर एनटीओआर का केस में, ओआईडीआर सर्विसेज टू एन एनटीओआर, सर उसमें रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, उस पर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगता है। ये मैंने सप्लाई के चैप्टर के साथ ही कवर किया है। उसके बाद सर अगर ट्रांसपोर्टेशन, खत्म बाबा खत्म, अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विसेज दी जा रही है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय ए वेसल फ्रॉम आउटसाइड इंडिया अप टू द कस्टम स्टेशन इन इंडिया, इंडिया के बाहर से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विसेज नाव से दी जा, नाव नहीं बोलेंगे हम, जहाज बोलेंगे, समुद्र में जहाज चलते हैं, वेसल के थ्रू दी जा रही है। और सर इंडिया के बाहर का व्यक्ति है, पीटर शिपिंग कंपनी, यूएस की कंपनी है, उसने ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज दी है। पीटर तो जीएसटी चार्ज नहीं करेगा, लेकिन उसने इंडिया में सर्विसेज दी है। आप इंपोर्टर जो इंडिया में हो, आपको जीएसटी देना पड़ेगा अंडर आरसीएम। ये दो एडिशनल सर्विसेज दी गई है अंडर सेक्शन नंबर 53। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद 54 एंड 55 है जो बस सेम टू सेम है। वहां इंट्रा पे बोला गया था 9 में, यहां इंटर पे बोला गया है कि सर इंट्रा को बस इंटर बोल देना। थार सर्विसेज का इंट्रा होगा तो 95 एप्लीकेबल होगा, इंटर होगा तो सर क्या एप्लीकेबल होगा सर 54 एंड 55। डन सर, पॉइंट क्लियर है। सुन ले बेटा सुन ले, ए ग्रेडेड चैप्टर है, 6 मार्क से 8 मार्क एग्जाम में आएगा। या तो डायरेक्ट क्वेश्चन 4 से 5 मार्क का आएगा, या फिर एक बड़ा क्वेश्चन का पार्ट बन के आएगा, पढ़ के जाना एग्जाम में। ये जो 9-3 है ए ग्रेडेड है, 100% एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, उसके अलावा जो सेक्शन नंबर 9-5 है ये बी ग्रेडेड है। ठीक है, ये जो यहां पे दो एडिशनल सर्विसेज हैं ये बी ग्रेडेड है। बस इतना कर लोगे तो मेरे हिसाब से हो जाएगा। लेकिन आज जो बच्चे क्वेश्चन आंसर कर लिए उनका पूरा कॉन्सेप्ट लॉक हो जाएगा, 100% पास होने वाले हो एग्जाम में। क्वेश्चन आंसर नहीं किया तो बेटा मेरे कंडोलेंसेस कि आप पढ़ोगे नहीं, मेहनत नहीं करोगे तो कोई आपको हेल्प नहीं कर पाएगा। चलिए बाबा क्लोज करता हूं अपना डिस्कशन ऑन चार्ज ऑफ जीएसटी।